वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि मैम बीएससी थर्ड ईयर के आपके पास जितने भी नोट्स हैं जूलॉजी और बॉटनी के, आप उन्हें अपलोड कर दो। तो देन मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि पहले से मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं रहते हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे नोट्स बनाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, और उन्होंने मुझसे जूलॉजी और बॉटनी दोनों पेपर के नोट्स मांगे थे। तो फ्रेंड्स, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मैं केमिस्ट्री एंड जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ। सो मैं बॉटनी के नोट्स अपलोड नहीं कर पाऊंगी। सो फ्रेंड्स, बॉटनी के लिए आप इजी नोट्स की हेल्प ले सकते हो। और इजी नोट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मतलब बार बार रिपीट हुए रहते हैं, उनको आप सिलेक्ट करके सारे क्वेश्चंस को और बुक में उनको डिटेल से पढ़ो, तो मेरे हिसाब से मार्क्स अच्छे आते हैं। क्योंकि जो इजी नोट्स होता है उसमें शॉर्ट्स में दिए रहते हैं, तो आप बुक से उसको डिटेल में पढ़ो और इजी नोट्स से जो क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट करो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज के वीडियो में हम व्हाइट आंट, जिसको हिंदी में दीमक बोलते हैं, टर्माइट का सारा लाइफ साइकिल, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, इसकी सारी लाइफ के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये कानपुर यूनिवर्सिटी में 2 बार रिपीट हुआ है। 2017 और 19 2 ईयर्स में रिपीट हुआ है। उसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सफेद चींटियां दीमक के स्वभाव एवं आवास, बाह्य लक्षणों तथा जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है, तो हम तीनों टाइप्स देखेंगे और भी मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो दे देते हैं। तो आपको सारा, इसलिए मैंने इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका क्वेश्चन कैसे भी आए आप आराम से उसको इजी वे में उसको कर सकते हो। दीमक के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। इससे होने वाली हानियां या नियंत्रण का भी वर्णन कीजिए। दीमक के सामाजिक संगठन का उल्लेख कीजिए। इससे होने वाली हानियों और नियंत्रण विधियों का भी वर्णन कीजिए। व्हाइट आंट्स और टर्माइट, और इसको हिंदी में बोलते हैं सफेद चींटियां दीमक। सो हम इसका क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये किस फाइलम का होता है? आर्थ्रोपोडा का क्लास होता है इसका इंसेक्टा, ऑर्डर आइसोपेटेरा, और इसका जो कुल या फैमिली होती है उसमें ये रहता है टर्मिटेट में। ओके, माइक्रोटर्मिस ओवेसी होमग्रेन एंड ओडोटर्मिस ओवेसिस रामबर। ओके, सो हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब हम इसका हैबिटेट, इसके स्वभाव और आवास के बारे में जानेंगे। दीमकगढ़ आइसोपेटेरा में सम्मिलित सामाजिक कीट और अत्यधिक जटिल जीवन दर्शाते हैं। अधिकतर दीमक भूमि के भीतर घोंसला, जो बहुत सारी दीमक होती है वो भूमि के अंदर घोंसले बनाती है, परंतु इनकी एक बड़ी संख्या में ऊपर उठे हुए बड़े बड़े टीले बनाती है। इनके घोंसले साधारणतः इनके द्वारा चबाई गई मिट्टी द्वारा बने होते हैं। जो मिट्टी खाते हैं ना, उसके द्वारा बने होते हैं, तथा इनमें प्रवेश गैलरियों से छोटे छोटे कोष्ठ और निकास द्वारों की भांति काम आने वाले अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसमें प्रजनन करने वाले जोड़े के लिए एक बड़ा राजसी कक्ष होता है। कुछ दीमक लकड़ी के अंदर या वृक्षों की शाखाओं, कुछ दीमक जो होते हैं वो लकड़ी के अंदर या वृक्षों की जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस रहती है, उनके ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिगर को आप थोड़ा, ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ उसको थोड़ा अच्छे से देख लो। इसमें दीमक की कॉलोनी के बारे में इसमें देखो सारा एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप एग्जाम में बना देना, तो इससे जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े अच्छे आते हैं। तो आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल के उसमें तो अच्छे से लिखो, और इसके बाद उसके नीचे उसका डायग्राम बना देते हो, तो जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े अच्छे आते हैं। तो आप इस डायग्राम को वहां पे बना देना। ओके, अब हम जानेंगे इसका फूड, इसके भोजन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप इसको पॉज करके इस डायग्राम को अपने किसी कॉपी पर रफली बना लेना और 2-3 बार प्रैक्टिस करना, जिस तो आपको ये बनाना आ जाएगा। ये इतना टफ नहीं है। तो हम इसके भोजन के बारे में पढ़ते हैं। दीमक की मुख्य भोजन सामग्री सेल्यूलोज है। ये मृत या सजीव लकड़ी, गत्तों एवं कागजों को खाती है। श्रमिक एवं शिशु अभ्रक आश्वासन क्रिया के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकल जाते हैं। घोंसलों में वापस आने पर ये अपने खाए हुए जो ये भोजन खाते हैं उसको उगल देते हैं। जैसे कॉलोनी के जो अन्य सदस्य, उसमें अन्य लोग होते हैं, अन्य मेंबर होते हैं, शाही जोड़े को अर्ध पचा भोजन, जो शाही जोड़ा होता है उसको अर्ध पचा भोजन खाने के लिए दिया जाता है। जो रॉयल पेयर होता है उसको ना अर्ध पचा हुआ भोजन, जो आधा पचा हुआ भोजन होता है उसको खाने के लिए दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। दीमकों की कॉलोनी में उच्च श्रेणी का श्रम विभाजन पाया जाता है तथा उर्वर जाति व बंद जातियां पाई जाती हैं। अब इसमें 2 जातियां होती हैं। एक तो होती है जननक्षम जातियां, जिसको रिप्रोडक्टिव कास्ट कहते हैं, और एक होती है बंद जातियां, जिसको स्टेराइल कास्ट बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव कास्ट, जननक्षम जातियां। ये निम्न 4 प्रकार की होती हैं। एक है निबयकारी वयस्क और रानी, और एक होता है राजा, और फिर होती है पूरक जाति। तो सबसे पहले हम निबयकारी वयस्क
जो कॉलोनजाइंग एडल्ट्स हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दीमक वर्षा ऋतु में अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। जो पंखयुक्त नर व मादा होते हैं, नर एवं मादा दोनों ही वैवाहिक उड़ान पर जाते हैं तथा उसी दौरान मैथुन क्रिया होती है तथा निषेचन के पश्चात मादा एक जो होती है वो नई कॉलोनी का निर्माण करती है। क्यून रानी या तो निवेकारी बेस्क से बनती है, कॉलोनी के पंखविहीन पूरक बेस्कों से बनती है। जो ये रानी होती है, जो इसकी रानी मक्खी होती है, रानी दीमक होती है, इसकी लंबाई होती है 5 से 7.5 सेंटीमीटर। रानी का कार्य केवल अंडे देना होता है। 24 आवर्स में 70,000 से 80,000 70,000 से 80,000 तक अंडे देती है। एक रानी का जीवन काल 5 to 10 ईयर्स का होता है, 5 से 10 साल का होता है। रानी शाही कक्ष में रहती है तथा शाही जली का भोजन करती है। श्रमिक रानी की देखभाल करते हैं। इनका भी जो होता है रानी राजा की तरह से हम लोगों का होता है उसी तरह से ही रहता है कि इसमें इनमें भी श्रमिक अलग होते हैं। अभी आप आगे सारे डिटेल में जानोगे। राजा पूरी कॉलोनी का जनक होता है और शाही कक्ष में रानी के साथ रहता है। राजा अनिषेचित अंडों से विकसित होता है। राजा को पौष्टिक आहार खाने के लिए दिया जाता है। यह बार बार रानी को निषेचित करता है तथा रानी निषेचित अंडे देती है, जिससे निभयकारी वयस्क तथा श्रमिक विकसित होते हैं। राजा का जीवन काल रानी से कम होता है। जब राजा मर जाता है तो नई कॉलोनी का नया जो कॉलोनी होती है उसका नया राजा बन जाता है। पूरक जातियों में नर व मादा दोनों प्रकार के दीमक पाए जाते हैं। यदि उन्हें आवश्यकता अनुसार पौष्टिक भोजन दें तो ये राजा व रानी भी बन सकते हैं। इनका नियंत्रण श्रमिक दीमक होते हैं वो इनका नियंत्रण करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव कास्ट, जननक्षम जातियां। अब हम पढ़ेंगे बंध कास्ट, इटेराइल कास्ट। ओके, बंध जातियां ये निम्न प्रकार की होती है। इसमें आती हैं हमारी श्रमिक और सैनिक जातियां। वर्कर्स आते हैं और सोल्जर्स आते हैं। ये निषेचित अंडों से विकसित श्रमिक होती है, श्रमिक जातियां होती है, निषेचित अंडों से विकसित होती है। इनकी मैंडिबल भली भांति विकसित होते हैं, जिससे ये लकड़ी की वस्तुओं को आसानी से काट सकते हैं। श्रमिक का भोजन लकड़ी, ईख, कागजें, किताबें तथा दूसरे सेल्यूलोज वाले पदार्थ होते हैं। जनन व सुरक्षा को छोड़कर कॉलोनी के सभी कार्य श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं। दीमक द्वारा जितने भी पदार्थ नष्ट किए जाते हैं वो सभी श्रमिक दीमक होते हैं। जितने भी हमारे सामान को डैमेज करते हैं, जैसे लकड़ियाँ हो गई और ये प्लांट्स के ब्रांचेस वगैरह हो गई, तो इनको सारा ये जो नष्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, ये हमारे जो बर्गर कीट होते हैं, बर्गर वाले जो टर्माइट होते हैं यही करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सैनिक, सोल्जर्स। इनका विकास अनिषेचित अंडों से होता है तथा इनका बड़ा सिर व काइटिन युक्त हंसिये के आकार के जो साइकिल शिफ्ट के इनके मैंडिबल होते हैं, ये इनमें एक विशिष्ट लक्षण है। सैनिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैंडिबुलेट सैनिक, जिनमें लड़ने के लिए अत्यंत विकसित जबड़े होते हैं, और दूसरा होता है तुंड सैनिक, जिनमें एक लंबा सा तुंडक होता है, जिनमें ये एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ साबित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। निभयकारी वयस्क दीमक प्रंदन करते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट हम इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं, जिससे आप इस डायग्राम को पहले ध्यान से देख लो, फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। और आप इसको रफली जो है वो कहीं पे इसको ड्रॉ कर लो और 2 दिन में प्रैक्टिस करना कि एग्जाम में आप इसे अच्छे से बना सको। सो आई थिंक फ्रेंड आप इसको पॉज करके अच्छे से बना लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। तो हम अब इसके लाइफ साइकिल को डिटेल से समझते हैं। निभयकारी वयस्क धीमन वृंदन करते हैं, वायु में मैथुन करते हैं तथा अंडे देने के लिए पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। रानी शुरू में कुछ अंडे देती है तथा कॉलोनी के समस्त कार्य स्वयं करते। 1 सप्ताह के पश्चात अंडों से सभी जातियों से डिंबक निकलते हैं, जो 6 माह के अंदर परिस्थितियों के अनुरूप श्रमिक पर सैनिक में विकसित हो जाते हैं। रानी अत्यधिक जनन क्षमता वाली होती है तथा अपने जीवन काल में कई लाख अंडे दे सकती है। अब रानी जो है वो शाही कक्ष में रहने लगती है। ठीक है, आपने पढ़ा जो दीमक बंधन करते हैं, वायु में मैथुन कर हमने क्या पढ़ा, जो निभयकारी वयस्क दीमन बंधन करते हैं तथा वायु में मैथुन करते हैं तथा अंडे देने के लिए पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। रानी शुरू में कुछ अंडे देती है तथा कॉलोनी के समस्त कार्य स्वयं करती है। 1 सप्ताह के पश्चात अंडों से सभी जातियों को डिंबक निकलते हैं, जो 6 माह के अंदर परिस्थितियों के अनुरूप श्रमिक व
सैनिक में वो विकसित हो जाती है तथा रानी अत्यधिक जनन क्षमता वाली हो जाती है तथा अपने जीवन काल में कई लाख अंडे देती है। अब जो होती है वो रानी जो रानी दीमक होती है वो शाही कक्ष में रहने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे इससे होने वाली हानियां। अब इससे होने वाली हानियां क्या क्या है। दीमक लकड़ी के समान सजावटी सामान व अन्य घरेलू वस्तुओं को भी अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। आम, सेब, नारियल, ईख, कपास, आलू, गेहूं, चाय तथा कॉफी आदि फसलों को भी दीमक अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। पहले ये पौधों की मृतछाल पर आक्रमण करते हैं, फिर पित्त तक पहुंच जाते हैं। इमारती लकड़ी में सुरंगें बन जाती हैं तथा अंततः यह पूरी तरह से खोखली बन जाती है। कभी कभी ये इमारतों व रेलवे यार्डों को भी हानि पहुंचा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे हम इसका रोकथाम और इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। दीमक का नियंत्रण व रोकथाम निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पौधों को लगाते समय गड्ढों में 0.2% डाइएल्ड्रिन का घोल भरना चाहिए। वृक्षों को बचाने के लिए उनके ऊपर 1% डाइएल्ड्रिन का छिड़काव करना चाहिए। लकड़ी की जो वस्तु है उसको सोलनी गनम से पोतना चाहिए तथा थोड़े समय के पश्चात बीएससी का छिड़काव करते रहना चाहिए। बोने से पूर्व गन्ने को 0.25% बीएससी तथा 0.5% डीडीटी घोल अथवा बीएससी आदि से उपचारित करना चाहिए। मावी में 0.2% बीएससी या डाइएल्ड्रिन डालकर इनका नियंत्रण ठीक से किया जा सकता है। हमने दीमक के बारे में डिटेल से पढ़ा। हमने इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इससे होने वाले डैमेज एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को डिटेल से पढ़ा। गाइड्स, इससे रिलेटेड मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस डाल दूंगी एग्जाम आने से पहले। फ्रेंड्स, अगर आपको बीएससी की न्यू अपडेट्स चाहिए एंड एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में न्यू अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि जिससे आपका कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो गाइड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Never forget to press bell icon and never miss an update. Thanks for watching.